बड़ी खबर आ रही है। रूस की धरती पर यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। दक्षिणी रूस में ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी में लग गई है आग। रूसी सेना के प्रहार से गुस्से में है यूक्रेन। नेटो से बदला लेने के लिए पुतिन अब उसी रास्ते पर चलने का इरादा कर चुके हैं जिस रास्ते पर चलकर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई है। ईरान समर्थित गुटों के ठिकानों को मिटाने के लिए अमेरिका ने इराक सीरिया में मिसाइल स्ट्राइक कर डाली। अब पुतिन इसी तरह उन देशों पर हमला कर सकते हैं जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते रहे हैं। यानी अरब देश अरब जो जैसे देश हैं उनमें बारूदी ज्वालामुखी यूरोप में भी फट सकती है, जो सीधे तौर पर रूस नेटो का विध्वंसक टकराव होगा। लाल सागर की तरह धधकेगा काला सागर। भूमध्य सागर की तरह सुलगेगा बाल्टिक सागर। मिडिल ईस्ट की तरह यूरोप में बारूदी जलजला। अमेरिका की तरह रूस करेगा ताबड़तोड़ प्रहार। अगर अमेरिका ईरान समर्थित गुटों के ठिकानों पर हमला कर सकता है तो रूस भी यूक्रेन को मदद पहुंचाने वाले देशों पर हमले कर सकता है। अगर अमेरिका दो देशों में बम मिसाइल गिराकर हमले कर सकता है तो रूस भी ऐसा हमला करने के लिए स्वतंत्र है। इराक और सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर अमेरिकी मिसाइल स्ट्राइक के बाद यह सवाल उठने लगा है कि ऐसे हमले रूस क्यों नहीं कर सकता। अमेरिका ने जॉर्डन बॉर्डर पर मारे गए सैनिकों का बदला लिया, तो क्या रूस भी बेलबेक में मारे गए 10 मिलिट्री ऑफिसर्स की मौत का बदला लेगा? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जैसा कहा वैसा कर दिया। 24 जनवरी को जॉर्डन सीरिया बॉर्डर पर अमेरिकी सैनिक ईरानी प्रॉक्सी के हमले में मारे गए थे, जिनकी मौत का बदला बाइडेन ने 10 दिन में ले लिया। इराक सीरिया में इतने विध्वंसक हमले किए, 85 एयर स्ट्राइक में 125 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इसलिए क्योंकि अमेरिका को दिखाना था कि सुपर पावर पर हमला करने वालों का अंजाम क्या होता है। अमेरिका ने इतना जबरदस्त हमला करके ईरान को खुला चैलेंज किया है कि वो ईरान पर भी इसी तरह का हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका कहता रहा है कि ईरान ही मिलिशिया गुटों को हथियार सप्लाई करता रहा है। दुनिया भर में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि जब अमेरिका ने दो देशों पर हमला किया तो क्या रूस भी उन देशों पर हमला करेगा जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट माइकल मालूफ ने स्पुतनिक को दिए इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया। अमेरिका ने बिना सबूतों के दो देशों में ईरानी समर्थित गुटों पर हमले किए और इसे जरूरी बताया। इस तरह तो रूस भी यूक्रेन को समर्थन देने वाले देशों पर हमला करने के लिए स्वतंत्र है। माइकल मालूफ ने यह भी बताया कि अमेरिका लगातार कहता रहा है कि वो ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरानी प्रॉक्सी गुटों को हमला करने के लिए हथियार दे रहा है। जबकि इसी तरह रूस भी कह सकता है कि नेटो देश यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए हथियार दे रहे हैं, जबकि यूक्रेन नेटो का सदस्य भी नहीं है।
वैसे भी बेलबेक हमले के बाद से रूस बौखलाया हुआ है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है यूक्रेन के पास ना तो ऐसे फाइटर जेट है, ना ही ऐसी क्रूज मिसाइल है जिनसे बेलबेक एयरबेस पर हमला हुआ। नेटो देशों से उसे हथियार मिल रहे हैं। अब हमारे टारगेट पर वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। यानी ईरानी प्रॉक्सी पर अमेरिका के हमलों ने रूस के लिए यूक्रेन के मददगार देशों पर हमला करने का रास्ता खोल दिया है। रूस के टारगेट पर बाल्टिक और नॉर्डिक देश आ चुके हैं, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका को वो धमकी देता रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये सबसे पहले टारगेट है। इसके अलावा पुतिन फ्रांस और ब्रिटेन पर बड़ा हमला कर सकते हैं, क्योंकि बेलबेक पर हमले के लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइल इन्हीं दोनों देशों से मिलने का शक रूस ने जताया है। जिसकी वजह से रूस के 10 मिलिट्री अफसर मारे गए, जिसमें एक रूसी जनरल की भी मौत हो गई, जो यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के लिए बड़ा झटका है। अब बेलबैक का बदला नेटो से लेंगे पुतिन। 1 फरवरी को बेलबैक एयरबेस पर स्टॉर्म शैडो से हमला किया था। सुखोई 24 जेट से यूक्रेन ने एयरबेस पर अटैक किया था। 1 फरवरी की रात 5 फाइटर जेट हमले के लिए पहुंचे थे। लगातार 20 मिसाइलें दागी गई थी। बेलबैक एयरबेस पर 7 मिसाइलों से हमला हुआ था, जबकि रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर 13 मिसाइलें दागी गई। ब्लैक सी में दागी गई 13 मिसाइलों का हमला नाकाम हो गया था, जबकि बेलबैक एयरबेस पर हमले में रूस के 3 फाइटर जेट खाक हो गए। इसके अलावा बेलबैक की एविएशन रेजिमेंट पर 2 मिसाइलें दागी गईं। एयरफील्ड कम्युनिकेशन सेंटर पर भी हमला किया गया और साथ ही हथियार गोदाम भी तबाह कर दिए गए। बेलबैक पर हुए इस हमले में 10 मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए थे। बेलबेक पर हमले करके यूक्रेन ने बता दिया है कि उससे हथियारों की बड़ी खेप मिल चुकी है। और इसका सीधा मतलब है कि युद्ध अब लंबा खींचेगा। दरअसल ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि नेटो को इस बात का अंदेशा हो चला था कि रूस यूक्रेन के बाद किसी दूसरे देश पर हमला करेगा, खासतौर से उस पर जिन्होंने यूक्रेन को हथियार दिए हैं। बेलबेक पर हमले के बाद से इसकी आशंका तेज हो गई है। बेलबेक में उसी जगह पर मिसाइल गिरी थी जहां 3 फाइटर जेट तबाह हो गए। इस नक्शे को क्रेमलिन की तरफ से जारी किया गया है। कई और मिसाइलें भी बेलबेक पर दागी गई थी, जिसमें 10 मिलिट्री ऑफिसर मारे गए, जबकि यूक्रेन 13 ऑफिसर्स की बात कह रहा है। इन अफसरों में रूसी जनरल अलेक्जेंडर तातारेकी की भी मौत हो गई। तातारेकी 63 साल के थे, जो मारे गए अधिकारियों में सबसे सीनियर थे। तातारेकी बेलबेक एयरबेस के इंचार्ज भी थे। तातारेकी 2 साल पहले रिटायर हो चुके थे, लेकिन पुतिन के कहने पर युद्ध लड़ने के लिए सेना में लौटे थे। खासतौर से ब्लैक सी में रूस की युद्ध नीति बनाने में उनका बड़ा रोल था। ऐसे में तातारेकी की मौत रूस के लिए बड़ा नुकसान है, ठीक वैसे ही जैसे पिछले 2 साल में रूस ने तातारेकी को मिलाकर अब तक 10 टॉप कमांडर खो दिए। अब इनकी मौत का बदला नेटो से लेने के लिए रूस बेचैन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। क्रीवी री में बिजली के बुनियादी ढांचों पर अटैक हुआ है। यूक्रेन के कई इलाकों में इमरजेंसी ब्लैकआउट हुआ है। क्रीवी री में 2 दिन में दूसरा बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन का 9 रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा है।
पुतिन के युद्धपोत पर हमला ज़ेलेंस्की को बहुत भारी पड़ गया है। पुतिन ने ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत पर अटैक के बाद यूक्रेन पर इतने बारूद बरसाए कि 64 इलाकों में अंधेरा छा गया। एक ही दिन में ज़ेलेंस्की के 1000 से ज्यादा सैनिक रूस के हमलों में मारे गए। पुतिन ने यूक्रेन के एनर्जी रूट को भी तबाह कर दिया। अब कहा जा रहा है कि हमलों के अगले फेज में पुतिन यूक्रेन में संचालित हो रहे एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क का भी संहार कर सकते हैं। रूसी युद्धपोत पर हुए अटैक का बदला पुतिन ने 24 घंटे के अंदर ले लिया। यूक्रेन के कई ठिकानों पर रूस ने ताबड़तोड़ प्रहार किए। कीव पर कब्जे के लिए पुतिन की फोर्स बेताब है, इसलिए कीव को रूस लगातार दहला रहा है। कीव के बेलाया सरकोव इलाके में रात में रूस ने कामिकाज़े ड्रोन से विध्वंसक बारूद बरसाया। रूसी हमलों के बाद कीव का यह इलाका देर तक दहलता रहा और बारूद से खौलता रहा। ब्लैक सी में अपने युद्धपोत के निशाना बनाए जाने के बाद पुतिन यूक्रेन को मटिया मेट कर देना चाहते हैं। ऐसे में रूसी फोर्स यूक्रेन के हथियार रूट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जबरदस्त हमले कर रही है। यूक्रेन में रात भर हुए रूसी बमबारी ने पिछली सर्दियों में रूसी सेना द्वारा यूक्रेन में की गई सुनियोजित बमबारी की याद दिला दी। रूस के बेतहाशा ड्रोन हमलों के बाद यूक्रेन के कई ऊर्जा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। खार्किव रीजन में 64 इलाकों की बिजली गुल हो गई। 40,000 से ज्यादा लोग बिना बिजली के हो गए, जिसके कारण यूक्रेन में लाखों लोगों को लंबे समय तक बिजली, हीटिंग या पानी के बिना रहना पड़ा। यूक्रेन के 2 खदानों के बिजली भी गुल हो गई। ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रिवी रीग शहर में एक सब स्टेशन भी क्षतिग्रस्त हो गया। डोनेट्स्क रीजन में रात भर रूसी बॉम्बर यूक्रेन के ठिकानों पर बमबारी करते रहे। जमीन से लेकर समंदर और आसमान तक यूक्रेन से प्रतिशोध लेने के लिए रूस यूक्रेन में हर जगह आग बरसा रहा है। कहीं लड़ाकू विमान बम वर्षा कर रहे हैं तो कहीं रूसी ड्रोन यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को जमींदोज कर रहे हैं। आर्टोमोवस्क इलाके में रूस ने ड्रोन अटैक करने के बाद यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तहत रूसी एयरफोर्स के फाइटर जेट सुखोई 35S यूक्रेन के आसमान में लगातार मंडरा रहे हैं और जगह जगह बारूद बरसा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में रूस के हमलों के बाद यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अकेले जनवरी महीने में ही इतनी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए, जिसकी कल्पना ज़ेलेंस्की ने भी नहीं की थी। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक एक दिन में यूक्रेन के 1183 सैनिकों की मौत हो गई। सिर्फ जनवरी में ही यूक्रेन के 23,000 सैनिकों की मौत हुई है। जनवरी में रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर 127 बड़े हमले किए।
यूक्रेन को हुए नुकसान के इन आंकड़ों की पुष्टि रूसी रक्षा मंत्री ने भी एक मीटिंग के दौरान की। यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर देने की कसम खा चुके पुतिन ने कई मोर्चों पर अपनी फोर्स बढ़ा दी है। निप्रो नदी के पूर्वी तट पर 70,000 से अधिक रूसी सैनिकों को तैनात किया गया है। ये रूसी सैनिक खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया इलाके पर कंट्रोल रखेंगे। रूस का दावा है कि हर जमीनी हमले में यूक्रेन के 70% जवान मारे जा रहे हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक के बावजूद रूसी सेना पर कोई असर नहीं पड़ा है। यूक्रेन ने भले ही रूस के युद्धपोत पर हमला करके रूस को दहलाने की कोशिश की, लेकिन पुतिन यूक्रेन के हमलों से बेपरवाह है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस के पास न तो हथियारों की कमी है, न ही रूस के हमले रुकने वाले हैं। इसी बीच रूस ने खार्किव के कुपियांस्क में यूक्रेन के 5 बड़े हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 45 सैनिकों को भी मार गिराया। इसके अलावा यूक्रेन के कुछ सैन्य वाहनों और आर्टिलरी को भी नुकसान पहुंचा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब उस फेज में पहुंच चुका है जहां नेटो के साथ रूस की एटमी जंग शुरू हो सकती है। लेकिन उससे पहले पुतिन के एक प्रमुख सहयोगी ने नेटो के साथ परमाणु युद्ध शुरू करने से पहले एलॉन मस्क के सैटेलाइट्स को बाहर निकालने का सुझाव दिया है। नेटो रूस पर बड़ा अटैक करे उससे पहले पुतिन को नेटो मुख्यालय पर हमले का सुझाव दिया गया है। आपको बता दें कि स्टारलिंक मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा संचालित एक उपग्रह इंटरनेट समूह है। एलॉन मस्क ने युद्ध के दौरान यूक्रेन में संचार में मदद के लिए स्टारलिंक नाम रखा है। स्टारलिंक का इस्तेमाल यूक्रेनी नागरिकों, सरकार और सेना भी कर रही है। ऐसे में अब यूक्रेन जंग में पुतिन के निशाने पर एलॉन मस्क के सैटेलाइट्स को तबाह करना भी अगला कदम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूरोप में नेटो का शक्ति प्रदर्शन और एटमी युद्ध की तैयारी जारी है, जिससे अमेरिका और रूस की सीधी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। नेटो की स्टीड फास्ट डिफेंडर ड्रिल से रूस भड़क गया है। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन ने कहा है कि अमेरिका आग से खेल रहा है। पुतिन के करीबी नेता ने कहा है कि एटमी युद्ध का समय आ चुका है। रूस के अस्तित्व पर खतरा बनते जा रहे नेटो के ब्रसेल्स मुख्यालय पर रूस को मिसाइलें हमला कर देने की लगातार कोशिशें होती हुई दिख रही हैं। अब से पहले रूस अमेरिका के बीच तनाव इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन अब अमेरिका की डिफेंडर ड्रिल पूरे यूरोप पर संकट बनती जा रही है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार अब यूरोप के सभी देशों तक हो चुका है। बारूदी ज्वालामुखी का लावा अब पूरे यूरोप को जलाने को तैयार है। आत्मरक्षा के नाम पर अमेरिका ने नेटो सदस्य देशों के साथ स्टेडफास्ट डिफेंडर ड्रिल शुरू कर दी है। और इसका मकसद है कि अगर रूस के साथ नेटो का युद्ध शुरू होता है तो कैसे मुकाबला किया जाएगा।
यानी एक टीम को रूस की सेना बनाकर उस पर हमला करने का अभ्यास किया जा रहा है। एक तरफ नेटो के सदस्य 31 देश, उनके साथ यूक्रेन और स्वीडन भी युद्धाभ्यास में शामिल हैं। यानी 33 देश एक साथ मिलकर रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नेटो के इस युद्धाभ्यास से रूस का क्रोध भड़क गया है। रूस ने संकेत दे दिए हैं कि सुरक्षा के लिए वो परमाणु बम का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। रूस के सरकारी मीडिया के प्रमुख पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने कहा है कि नेटो पर रूस को परमाणु हमला कर देना चाहिए। स्टेडफास्ट ड्रिल के बाद रूस के पत्रकार तो हमले की धमकी दे ही रहे हैं, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने भी एटमी चेतावनी जारी कर दी है। मेदवेदेव ने कहा है कि हम किसी नेटो सदस्य देश पर हमला नहीं कर रहे हैं। ये पूरे पश्चिमी खेमे को स्पष्ट है। इसके बावजूद अगर नेटो रूस की अखंडता पर हमला करता है तो उसे विध्वंसक जवाब दिया जाएगा। एक ऐसा युद्ध शुरू होगा जिससे नेटो का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। रूस ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन नेटो सदस्य नहीं है और इस युद्ध से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। फिर भी यूक्रेन की मदद यूरोप के सभी देश कर रहे हैं और इसीलिए रूस इन्हें बार बार चेतावनी दे रहा है। लेकिन अब यूरोप के कई देशों को ऐसा लगने लगा है कि अगर रूस को और ज्यादा भड़काया गया तो वो किसी भी देश पर हमला कर सकता है। और अब बात भारतीय नौसेना के शौर्य की, जिसके कायल पाकिस्तान और ईरान भी हो गए हैं। समंदर में लुटेरों ने पाकिस्तान और ईरान के 19 लोगों को बंधक बना लिया था। इन लोगों को पाकिस्तान या ईरान से नहीं बचाया। इनके रक्षक बनकर पहुंचे भारतीय नौसेना के जल योद्धा। इस वक्त पूरी दुनिया भारतीय नेवी के पराक्रम को सलाम कर रही है। इस समय भारतीय नौसेना के साहस और शक्ति की चर्चा हो रही है। यहां तक कि पाकिस्तान और ईरान भी इंडियन नेवी को धन्यवाद कह रहे हैं। भारतीय नौसेना ने समंदर की उफनती लहरों पर जो शौर्य दिखाया है, उसका लोहा पूरा विश्व मान रहा है। इंडियन नेवी के जांबाजों ने सोमालिया के डाकुओं पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कर दिया है। सोमालिया में कुख्यात लुटेरों ने ईरान की इमाम और अल नईमी नाम की 2 शिप को हाईजैक कर लिया था। एक शिप पर 11 ईरानी मछुआरे थे तो दूसरे शिप पर 8 पाकिस्तानी मछुआरे थे। लुटेरों ने शिप के साथ साथ इन्हें भी बंधक बना लिया था। ये खबर मिलते ही वहां इंडियन नेवी पहुंच गई। हिंदुस्तान के जाबाजों ने डकैतों पर हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले वार्निंग शॉट फायर किए गए। इसके बाद इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर ने हवा से लुटेरों को घेर लिया। फिर एक नाव की मदद से भारतीय नौसैनिक जहाज पर पहुंच गए। भारतीय जवानों के इरादों को देखकर लुटेरे डर गए। उन्होंने हिंदुस्तानी फाइटर्स के सामने हथियार डाल दिए। भारतीय नेवी ने 10 सोमालियन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। अब ईरान और पाकिस्तान दोनों ही देश भारत को धन्यवाद कह रहे हैं।
ईरानी लोग हम लोग को सुबह से पकड़ा है, सुबह से हमारा लोग को पकड़ा है, ईरानी लोग को पकड़ ही दिया। वो उसका हाथ था, वो दोपहर इंडिया का नेवी आया, वो सोमाली उसको देखा, फिर वो सोमाली डर गया, फिर अरब का टीम भारतीय नौसेना का समंदर में लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया है कि अब समुद्री लुटेरों की खैर नहीं। इसी के बाद से इंडियन नेवी लुटेरों पर वज्रपात कर रही है। समुद्र में चोरी, डकैती और तस्करी से जुड़े लोगों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह नए भारत का एक प्रण है कि किस प्रकार हमारी नौसेना बेहद मजबूती के साथ न सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रही है, बल्कि दूसरों की भी सुरक्षा उसी तत्परता के साथ कर रही है। यह कोई पहली दफा नहीं है जब भारतीय नेवी ने अपने पराक्रम का परिचय दिया है। इससे पहले भी वो कई बार अपनी समुद्री ताकत का मुजाहिरा कर चुकी है। ये वो ताकत है जिससे न सिर्फ नेवी बल्कि दुश्मन देशों की नेवी भी खौफ खाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ यूरोप में नेटो रूस के टकराव की आशंका तेज हुई है, दूसरी तरफ यूरोप के किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। शहर शहर बवाल मचा है। आखिर क्या है वजह, इस रिपोर्ट में जानिए। कहीं सड़कें जाम, कहीं आगजनी, कहीं हिंसक प्रदर्शन, कहीं पुलिस से झड़प। पूरे यूरोप में किसान यूरोपीय यूनियन के सब्सिडी हटाने के फैसले से नाराज होकर इसी तरह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों ट्रैक्टर लेकर किसान निकल चुके हैं। शहर शहर इसी तरह के हालात बने हुए हैं। हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स जा पहुंचे। यूरोपीय यूनियन संसद के बाहर प्रदर्शन करने लगे। किसानों ने संसद को ट्रैक्टर से घेर लिया, वहीं टेंट भी लगा ली। पहले शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहे, बाद में प्रदर्शन हिंसक हो गया। बेल्जियम में हालात इतने बेकाबू हो गए कि किसानों को काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। किसानों ने पत्थरबाजी भी की और टायरों में आग लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने रबर बुलेट्स छोड़ी जिससे किसानों को रोका जा सके। फ्रांस से भी हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर हाईवे पर निकले। इस दौरान हाईवे जाम कर दिया। पेरिस के अलावा दूसरे शहरों से किसान निकल कर आए जो फ्रांस स्पेन बॉर्डर पर इकट्ठा होने लगे। इस दौरान मैड्रिड की तरफ जाने वाली सड़कें पूरी तरह ब्लॉक हो गई। जर्मनी की राजधानी बर्लिन से भी किसान ट्रैक्टर लेकर ब्रसेल्स जाने के लिए निकल पड़े। कई घंटे तक किसान रास्ते के एक तरफ चलते रहे, लेकिन ब्रसेल्स से कुछ दूरी पर किसानों ने रास्ता जाम कर दिया और हिंसक प्रदर्शन करने लगे। इसी तरह के हालात इटली में भी दिखाई दिए। रोम में हजारों किसान एक साथ सड़कों पर निकले। आने जाने का रास्ता रोक दिया गया।